नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में आज सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर देश के सुप्रीम कोर्ट को न मानने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने उतर पड़े हैं। उन्होंने कहा कि एलजी शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एलजी पर दिल्ली में योग कक्षाओं पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया। आप सरकार और एलजी के बीच खींचतान की गूंज दिल्ली विधानसभा में सुनाई। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र का पहला दिन हंगामे के चलते स्थगित हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आप पार्टी के विधायकों ने एलजी हाउस तक मार्च किया। दिल्ली सरकार के निर्णय में एलजी विनय सक्सेना के कथित हस्तक्षेप पर आपने अपना भारी विरोध दर्ज कराया। एलजी के कार्यालय ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने से इनकार किया है। केजरीवाल समेत सभी विधायक हाथों में तख्तियां लिए नजर आए, जिन पर लिखा था, मिस्टर एलजी, शिक्षकों को फिनलैंड जाने की इजाजत दीजिए। केजरीवाल और उनके सहयोगी एलजी के आवास के पास पहुंचे तो एलजी के कार्यालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इसके विपरीत कोई भी बयान जानबूझकर भ्रामक और शरारत से प्रेरित है। सरकार को सलाह दी गई है कि वो प्रस्ताव का समग्रता के साथ मूल्यांकन करे और रिकॉर्ड दर्ज करे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब ने हमारे बहुत काम रोक दिए। मेरी उनसे अपील है कि वो संविधान को माने। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश का जिक्र करते हुए ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। अंदर से मैसेज आया है, एलजी साहब ने मिलने के लिए मना कर दिया। ये बेहद दुख की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के सारे मंत्रीगण और दिल्ली के सारे विधायकगण यहाँ पे आए हैं, सड़क पे खड़े हैं, उनके घर के सामने खड़े हैं और एलजी साहब ने हम सब लोगों को मिलने के लिए मना कर दिया। हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। हर राज्यपाल के साथ तो कन्फ्रंटेशन होता है। पहले नजीब जंग हो, उसके बाद अनिल बैजल जी हो, अब चाहे वीके सक्सेना जी हो, किसी भी उपराज्यपाल के साथ उनका कन्फ्रंटेशन हो जाता है। सवाल ये है कि अंडर सेक्शन 239A संविधान में साफ लिखा है कि दिल्ली के कस्टोडियन उपराज्यपाल है। वो आज नहीं है, 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी यही था, जब 15 साल शील की शासन रहा तब भी यही था और अभी भी यही है। सवाल ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आपने क्या मांगा? उन्होंने कॉस्ट एनालिसिस शीट ही तो मांगी है, लेकिन आपको अहम का सवाल है, आपको अपने ईगो का इशू ले जाते हैं। अरे एक ऐसी शीट मांगी है, दे दीजिए। इससे पहले बीजेपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर विधानसभा में पहुंचे। बीजेपी विधायकों का कहना था कि प्रदूषण के चलते उन्होंने मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि इसको हटाइए। नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने सदन में कहा कि कभी भी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। किसी मुद्दे पर कोई उत्तर नहीं दिया जाता। कंझावला पर कोई सवाल लगा दें तो कोई जवाब नहीं आता। वहीं विधानसभा सत्र की शुरुआत में स्पीकर रामनिवास गोयल ने दिल्ली पुलिस और सरकार के अलग अलग विभागों से विधायकों के सवाल का जवाब न मिलने पर आपत्ति जताई। स्पीकर ने कहा कि बीजेपी द्वारा सदन को अपंग बना दिया गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने 3.5 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस का अधिकार है। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी मामला उनके पास जाएगा तो उपराज्यपाल इसको ना नहीं कर सकते, या तो उसे पास कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। वो हर फाइल को वापस भेज देते हैं, उनके पास इसका कोई अधिकार नहीं है। एलजी साहब न कानून मानते हैं न संविधान मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑर्डर कहा जाता है, ये आपको निर्देश है, कोई सलाह नहीं है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इसी के साथ ये भी कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामवीर विधूड़ी जी उपराज्यपाल के वकील बन गए हैं। शिक्षकों की ट्रेनिंग रोके जाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायक वेल में उतरे। वेल में विधायकों ने उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल दिल्ली विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार पहले से ही जताए जा रहे थे।
दिल्ली एमसीडी चुनावों के बाद मेयर पद के चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली सीएम और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है। अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर दोनों के बीच ये खींचतान चलती ही रहती है, जो कि खूब सुर्खियां भी बटोरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो दिल्ली विधानसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट आज चढ़ गया। एलजी की बात करें या दिल्ली के सीएम को लेकर बात करें तो तकरार ये किसी से छुपी नहीं है, पहली बार नहीं है, ये तकरार अक्सर सामने आती रहती है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता आप जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ संदीप दुबे, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। रमेश जी, पहला सवाल यहां पर आपसे है। बीजेपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर और ऑक्सीजन मास्क पहनकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे। बीजेपी पूछ रही है 8 साल में दिल्ली सरकार ने क्या किया। दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है, सरकार सोई हुई है। सरकार ने 8 साल में अगर कुछ किया है तो सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करने का कार्य किया है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। वो विधानसभा में ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लगा के पहुंचे थे ना, जब वो वापस गए तब कैसे गए थे? उस टाइम उनके पास वो मास्क और सिलेंडर नहीं था। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था, पहली बात। दूसरी बात, अभी अखबार की रिपोर्ट है कि पिछले 22 वर्षों में दिल्ली में इस वर्ष प्रदूषण का स्तर सबसे कम रहा है। उन्होंने तुलनात्मक चार्ट बना करके दिया है। अब ये जो प्रदूषण का स्तर इस बार कम हुआ है, इससे भाजपा हिल गई है, कह रही है क्या इनका तो प्रदूषण का कार्यक्रम सफल हो रहा है कम करने वाला, तो अब इनको किसी तरह और बदनाम करो। एमसीडी में पहले ही हार गए वो, तो अब उन्होंने एलजी साहब के माध्यम से अटैक करवाना प्रारंभ कर दिया है। आप देखें कि जब तक भाजपा दिल्ली में एमसीडी नहीं हारी थी, तब तक राज्यपाल महोदय का टांग अड़ाने का काम इतना ज्यादा नहीं था। अब तो हर फाइल पे पत्थर रख के बैठ जा रहे हैं, हर फाइल पे। मतलब राज्य सरकार को तंग बनाए रखने का उन्होंने अभियान छेड़ दिया है। तो ये विधायकों की ड्रामेबाजी, एलजी साहब के कंधे पर बंदूक रखकर चलने की साजिश। तो हमने कहा ठीक है, अब आ गए जनता की अदालत में, आ गए हम सड़कों पर, विधानसभा में भी संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। अब जवाब भाजपा को देना है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान क्यों कर रही है, जनता के जनादेश का सम्मान क्यों नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं संदीप जी से। संदीप जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एलजी साहब ने हमारे बहुत सारे काम रोक दिए, मेरी उनसे अपील है कि वो संविधान को माने। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक आदेश का जिक्र करते हुए ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। रेशु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली सरकार पूरे देश में घूम घूम के अपनी उपलब्धियां बताती हैं। अगर दिल्ली के एलजी उनको काम नहीं करने देते तो इनके पास उपलब्धियां इतनी कहां से आई जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दूसरा सबसे बात, इसीलिए इनके झूठ का पर्दाफाश होता है कि जब एलजी साहब बुलाते हैं कि मुख्यमंत्री जी आके मिलिए, सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री जी आके मिलिए, बात करिए विषय पे, तो ये पूरा हुजूम बना के जाते हैं और बाहर धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो इनके पास नीति नहीं है दिल्ली को लेके, कोई नियत नहीं है, और इनके पास एलिगेशंस लगाने का एक नया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पुराना हो गया, फेल हो गया। मैं कह सकता हूं कि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी महामहिम के ऊपर है और दिल्ली के महामहिम पूर्णतः संकल्पित है, कृत संकल्पित है। फाइल कैसे तैयार होती है, फाइल कैसे जाती है, ये तो काम दिल्ली की सरकार करेगी ना। अगर आप उसमें कुछ गलत है, कोई त्रुटिपूर्ण आपके काम है, तो उसको वापस करके वो शुद्धि के लिए अगर भेजा जा रहा है तो उससे भी आपको दिक्कत है। अरे भाई, आप सरकार हैं, स्वीकार है, आप अच्छा काम करिए और अच्छा काम करने से आपको कौन रोका? और दिल्ली में तो कभी किसी ने नहीं रोका। तो आप ऐसे पूरे देश में घूमेंगे, डंका बजाएंगे और जब दिल्ली में आएंगे तो आप बुराई करेंगे एलजी साहब की कि वो काम नहीं करने देना चाहते, काम नहीं करने बिल्कुल देना चाहते। ऐसे में रमेश जी सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना रमेश जी कि आखिरकार आप लोग विधानसभा सत्र क्यों बुलाते हैं? जो बातें आप वहां कहते हैं या आरोप लगाते हैं वो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीजें आप करते हैं उससे तो सदन का दुरुपयोग हो रहा है।
नहीं, सदन का दुरुपयोग कैसे हुआ? सदन आखिर जनता की बातों को करने के लिए ही तो बनाया गया है कि विपक्ष अपने सवाल पूछे, सरकार अपनी। तो आप मौका कहाँ देते हैं? आप मौका कहाँ देते हैं? विपक्ष के इतने कम विधायक हैं, उन्हें कभी बोलने का मौका देते हैं आप लोग? देखिए, विपक्ष अगर नियमों कानूनों के तहत जो सदन के ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं उनके तहत कोई मुद्दा उठाए तब तो ठीक है, लेकिन वो तो आप देख रहे हैं उनकी नीयत नहीं दिख रहा ड्रामा। जब प्रदूषण सबसे कम है तब वो मास्क लगा के सिलेंडर लेकर के पहुंच रहे हैं। अरे भाई, आपका मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहा है, लोग सर्दी जुकाम खांसी से परेशान है, लोग कोरोना से परेशान है, एक नया स्कूल बनाया नहीं, स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है, उस पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं। जो काम करना चाहिए लोगों को पानी पहुंचाना, पानी नहीं पहुंच रहा, जो काम करना चाहिए वो कोई काम दिल्ली सरकार नहीं करेगी। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को एलजी साहब से महामहिम से लड़के और अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करेगी। ऐसे तो आप तो पढ़े लिखे हैं साहब, आप बड़े भी हैं, हमसे भी उम्र में बड़े हैं। आज तक कभी इस देश में ऐसी सरकार चलाते हुए किसी व्यक्ति को देखा क्या कि चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो और लड़ने के लिए मुख्यमंत्री बन गए, उनके पास सारी जिम्मेदारी आ गई, सारे मंत्रालय आ गए, जबकि एक भी मंत्रालय की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। तो आप बताइए वो किसकी पैरवी करने जा रहे हैं? वो तो सिर्फ लड़ रहे हैं ना जा जाके, और जबकि एलजी साहब बुला रहे हैं कि आइए बात करिए। और तो ऐसे नहीं होता। संवैधानिक पद से बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का सम्मान करना आपकी चुनी हुई सरकार का नैतिक कर्तव्य है, धर्म है। अरे भाषण हो गया भैया। अरे आप बड़े हैं, हम भाषण नहीं दे रहे, हम सत्य का सामना आपसे करा रहे हैं। रमेश जी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दे दीजिए। अगर पार्टी में है और इस तरह हो रहा है तो ये पार्टी के दुर्दिन का समय है, ये मॉडल फिर नहीं बन पाएगा ना। ठीक है रमेश जी ये बताइए कि एलजी को भी सफाई देनी पड़ रही है और सत्ता पक्ष के विधायक विधानसभा में खड़े होकर उनका अधिकार वो बता रहे हैं, फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि हवाएं आपके हुक्म से बहें, आप किसी की कद्र करेंगे नहीं, भ्रम फैलाएंगे, फिर फाइल लटकाने का रोना भी आप ही रोएंगे। नहीं, आप सुने, सुनाइए सर, सुनने के लिए बैठे हैं। आपने कहा एलजी साहब से जवाब मांगा जा रहा है। एक ऋषि जी सवाल पूछिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस आंदोलन का नेतृत्व करें उनके पास कौन सा विभाग है, कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग है और उनके द्वारा कौन सी फाइल भेजी गई एलजी साहब को और जिसको लटकाया गया। ये अच्छी बात है कि जवाबदेही शून्य और अधिकार सारे। आप अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री जवाब मांगा जा रहा है और सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके पास है, जवाब नहीं मांगा जा रहा उनसे। अब दूसरी बात, मैंने जो अभी जो सवाल पूछा, शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना अच्छा काम है या बहुत अच्छी बात। मैं इसी सवाल पर आने वाली भी थी। शिक्षकों वाला मुद्दा खैर आपने यहाँ पर खुद ही उठा दिया। तो रमेश जी ये बता दीजिए कि पहले जो शिक्षक भेजे गए थे आपके द्वारा विदेश, उन्होंने क्या सीखा, क्या फायदा हुआ, ये बता दीजिए। बताना चाहता हूँ बता दीजिए। इतने वर्षों से दिल्ली के सरकारी विद्यालयों का जो रिजल्ट है वो 95% के ऊपर कैसे आ रहा है? ट्रेनिंग से आ रहा है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार के विद्यालयों को बिना कोचिंग के दिल्ली के शिक्षकों का जो मेहनत का टीचर है उनका कोई योगदान नहीं है। फिनलैंड जाने और आने से टीचर से मास टीचर जा रहे हैं ना, विद्यार्थी जाते हैं तो रमेश जी टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने की बात कर रहे हैं आप। एक सेकंड सर, टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने की बात कर रहे हैं, जबकि आप ही लोगों का दावा है कि टीचर ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बना दी गई है। तो फिर क्यों जाना चाहते हैं विदेश, क्यों भेजना चाहते हैं उनको? वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बनाई गई है ना सर। मैं उसी पर आ रहा हूँ। जब विदेशों के मेहमान हमारे यहाँ आते हैं या हमारे नेता विदेशों में जाते हैं तो कई तरह के जो समझौते होते हैं उसमें से एक बहुत व्यापक और पुराने समझौते होते रहे और आज भी हो रहे हैं, शिक्षा का आदान प्रदान। अच्छा ऋषि जी, किसी भी विषय पे जो सरकार फैसला लेती है उस फैसले पे महामहिम को कोई दिक्कत नहीं है। आप फैसला लीजिए, कानून सम्मत लीजिए। और महामहिम ने तो कहा कि आप
मुख्यमंत्री जी आइए और मुझसे जो विषय आप चाहते हैं वो मेरे समक्ष रखिए और विषय से जो भी प्रकाश में आएगा वो सकारात्मक पहले हम चाहते हैं कि आप जो अच्छा करना चाहते हैं उसमें सहयोग है, उस सहयोग को आप स्वीकार करते हैं। लेकिन अच्छा अगर किया है तो वो बताना भी तो पड़ेगा ना। जैसे कि रमेश जी से मैंने पहले भी पूछा कि पहले जो शिक्षक आपने भेजे थे विदेश, उन्होंने क्या सीखा और क्या कुछ फायदा हुआ। इसके साथ ही रमेश जी आपने कहा कि शिक्षा का आदान प्रदान, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसकी एकेडमिक अथॉरिटी NCERT है और वह उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से टीचरों को ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम भी तैयार करती है। विदेश से किसी शिक्षक को क्या ट्रेनिंग दिलाएंगे और उसका दिल्ली में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के हिसाब से क्या उपयोग है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। जी बताओ ना। जी बता दीजिए। शुरू करूं? जी बताना शुरू। देखिए ऐसा है कि हमने जो दिल्ली में स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम प्रारंभ किए, जैसे बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए सरकारी विद्यालयों में ही। एक रमेश जी को बताएं कि विद्यार्थी वहाँ नहीं जा रहे हैं, शिक्षक जा रहे हैं, वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है। रमेश जी स्पष्ट करें, विद्यार्थी वहाँ नहीं जा रहे हैं, आपके शिक्षक भेजे रहे हैं, दोनों में अंतर होना चाहिए। ट्रेनिंग जो करेगा उसको फायदा होगा या विद्यार्थी को फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी वाले ताकि इनका धर्म कर्म वाला धंधा चलता रहे। मतलब लोग पढ़े लिखे ना, ये बोल रहे दिन तो दिन, ये बोल रहे रात तो रात, ये बोल रहे कि साहब वो राडार नहीं दिखाई दिया क्योंकि बादल थे, तो लोग मान ले आज ही बादल थे इसलिए वो नहीं दिखाई दिया। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, कम से कम एक बात बता दें, 1000 शिक्षक को यूएस भेजा, 8 बारे में सरकार ने कभी रोका क्या? LG साहब ने रोका? आप जब चाहते हो भेज ही रहे हो भाई, लेकिन सरकार और आम जनता के पैसे, उसी गरीबों की बात आप रमेश जी कर रहे हैं, उसी गरीबों का पैसा है जिससे आपके लोग यूएस कभी LG साहब ने महामहिम में बड़ा दिखाते हुए कभी किसी को नहीं रोका। तो मुझे एक बात आपसे पूछनी है, आप बड़े हैं, मैं पूछ सकता हूं, मुझे एक बात पूछनी है, क्या ये धरना देने से या पूरा दिन सदन की कार्रवाई को बाधित करने से क्या आम गरीब आदमी का पैसा सदन की कार्रवाई में नहीं लगता है? क्या वो अमीरों का पैसा लगता है? दूसरी बात, क्या अगर विरोध करना है LG साहब से तो आप जाके मिलके भी तो विरोध दर्ज कर सकते हैं। आपको जब मिलने का समय मिला तो आप विरोध सड़कों पे कर रहे हैं और मिल नहीं रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये मदद पूरे देश में आप देना चाहते हैं? रमेश जी आपको एक बात याद दिलाऊं, जो शिक्षकों का पहला बैच जो विदेश गया था, उसके बाद तत्कालीन उपराज्यपाल ने पूछा कि शिक्षकों को क्या फायदा हुआ, तो यह जानने के लिए कि क्या फायदा हुआ सरकार ने कमेटी बना दी। वो कमेटी अब तक फायदा नहीं बता पाई है। आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, उस बारे में काफी कुछ छप भी चुका है। आज आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं। आप सरकारी धन से किसी को बाहर भेजेंगे तो रीजन तो बताना पड़ेगा ना सर। रीजन पर आ जाइए आप सीधे सीधे। अरे भाई रीजन छोड़िए, रिजल्ट देख लीजिए। सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट कितना बढ़िया हो गया है। चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बालिकाएं हो, वो इंजीनियरिंग मेडिकल में सेलेक्ट हो रहे हैं, अच्छे नागरिक बन रहे हैं, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम करके अच्छे व्यापारी बन रहे हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जा रही है। तो हर तरह से तो सर्वांगीण विकास हो रहा है उन बच्चों का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है बच्चों का। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि टीचर बेटर ट्रेनिंग लेकर विदेश जाने की वजह से हो रहा है। संदीप जी, वैश्विक स्तर पे जो व्यवस्थाएं चल रही है उनको भारत के बच्चों के अंदर भी डाल रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में पूरे देश से, कम उत्तर भारत से तो बिल्कुल झूम के बच्चे पढ़ने आते। क्यों? क्योंकि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सबको पता है कि कम से कम उत्तर भारत में तो सबसे अच्छी है, इसीलिए आते हैं ना कि यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था मिल जाएगी वो कहीं नहीं मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कह रहे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। सर सवाल आपसे पूछा गया है विदेश जाने को लेकर, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो शिक्षकों को विदेश भेजने को लेकर पूछा। मैंने आपसे सवाल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ से अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और जो वैश्विक स्तर पर शिक्षा में प्रयोग हो रहे हैं, जो नीतियाँ चलाई जा रही हैं, उनको भारत में भी लागू करते हैं, दिल्ली में भी लागू करते हैं। यही वजह है कि जो दिल्ली के बच्चे हैं, आप IQ टेस्ट करा लीजिए सरकारी विद्यालयों के बच्चों का, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सरकारी विद्यालयों के बच्चों का IQ
निजी विद्यालयों के बच्चों के क्या बराबर रमेश जी मिलेगा के आपको। बच्चे सरकारी ये स्कूल में सबसे पढ़ रहे बड़ा हैं? प्रमाण है। रमेश जी, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, या माननीय मनीष सिसोदिया जी के, या जितने आपके मंत्रीगण हैं जो कह रहे हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, या कोई एक विधायक ये अपना बड़ा बता अच्छा दीजिए सवाल है, जिसके ये बच्चे बड़ा अच्छा सरकारी सवाल है, स्कूल रमेश में पढ़ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ चलें। हम्म, हेलो, रमेश जी, आवाज आ रही? रमेश जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद वाइंड अप करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया। हम्म, मैं पश्चिमी दिल्ली का प्रभारी था, वहाँ के एक विधानसभा है मटियाला, मटियाला के विधायक हैं गुलाब सिंह जी। आप चले- दूसरों की बात मत करिए, आप ये बताइए आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, केजरीवाल जी के बच्चे सरकारी मैं स्कूल में बताऊं, पढ़ते हैं, अब मनीष इसका सिसोदिया के जवाब दे बच्चे दीजिए। सरकारी ओके, स्कूल में ठीक है, पढ़ते ठीक हैं, है, ठीक है, हाँ इसका- या ना, बस इतना बता इसका दीजिए। ही जवाब दे दीजिए। जब हम दिल्ली सरकार में आए सर तो घुमाइए उनके मत, बच्चे हाँ या 12वीं ना, पास कर चुके हाँ थे। या ना, मुझे वाइंड अप करना है, हाँ या उनके ना। बच्चे 12वीं पास कर चुके थे, वो इंजीनियरिंग में जा चुके थे, IIT में जा चुके थे। इसलिए जो अरे सवाल रमेश अपनी भैया, तरफ हम से सरकारी इतना स्कूल में बेमानी पढ़े है। हैं। लेकिन आपका मैं बच्चा अपने नहीं पढ़ा विधायक और के हम बच्चे इसलिए को पढ़ के करता जवाब हूं। चलिए ठीक है, कुल मिला के बिना जवाब दिए ही पता चल गया है, बिना जवाब दिए ही पता चल गया है, क्योंकि घुमा फिराकर आप जो कह रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।